हेलो फ्रेंड्स, आपका अपना यूट्यूब चैनल द पॉलिटेक्निक क्लासेस में स्वागत है। तो अभी हम लोग एग्जाम के पहले एग्जाम में हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन देख लिया था। सब्जेक्टिव में ग्रुप बी का सॉल्यूशन हम लोगों ने देख लिया था। तो आप लोगों ने अगर प्लेलिस्ट में देखा होगा तो आपको ग्रुप बी के सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आपको प्लेलिस्ट में, टेलीविजन का जो प्लेलिस्ट है उसमें आपको अवेलेबल था और अच्छे तरीके से वहां पे बताया हुआ है, विथ ऑब्जेक्टिव के साथ है आपका। ठीक है, तो आप लोगों ने वो देखा होगा तो आपका कवर हो गया होगा। अगर किन्हीं को अभी भी ग्रुप बी में क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। तो पिछले वाले वीडियो में हमने एक क्वेश्चन आपको दिया था कि जो हमारा स्कैनिंग लाइन होता है वो हमेशा ऑड ही क्यों होता है। तो इसका रिप्लाई आया है, तो इसका रिप्लाई बहुत ही कम आया है और जो भी रिप्लाई दिए हैं उन्होंने अच्छा रिप्लाई दिया है और उनका वो कॉन्सेप्ट भी सही है, वो आंसर भी सही है। एक हसन अली हैं, उन्होंने दिया और एक रोशन कुमार ने दिया है। दो ही स्टूडेंट थे जो इस क्वेश्चन का आंसर दे पाए। लेकिन मैं बता दूं, ये जो क्वेश्चन है आपका वीवीआई क्वेश्चन है, ये हमेशा एग्जाम में पूछा गया है। ये वीवीआई क्वेश्चन है, ये हमेशा एग्जाम में पूछा गया है। तो इसको आप ध्यान दीजिएगा और इसको अच्छे से कर लीजिएगा। तो देखिए मैंने इसका सॉल्यूशन भी लिख दिया है। तो चलिए ये देख लेते हैं क्या होता है। हम लोग इंटरलैस स्कैनिंग में क्या कर रहे थे, किसी एक फिगर को दो फील्ड में, एक फ्रेम को दो फील्ड में डिवाइड कर रहे थे। तो लाइक ऐसे वही यहाँ पे लिखा हुआ है, वी नो दैट इन इंटरलैस स्कैनिंग ईच फील्ड शुड हैव n+1/2 लाइन। तो देखिए जब उसको हम लोग तोड़ रहे थे तो क्या हो रहा था हमारा, जैसे देख लीजिए इंडियन टेलीविजन सिस्टम में क्या है, 625 लाइन होता है। 625 लाइन होता है। इसको जब दो फील्ड में डिवाइड कर रहे थे तो क्या आ रहा था हमारा, 312.1/2 लाइन आ रहा था कि नहीं। ईच फील्ड में, एक फील्ड में हमारा इतना आ रहा था। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है ईच फील्ड शुड। तो ये जो 312 है उसको हम लोग क्या ले रहे हैं, एन ले रहे हैं। एक इंटीजर है, ये क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, तो इसको हम लोग एन ले रहे हैं। तो ये क्या लिखे, n+1/2 लाइन हुआ ईच फील्ड के लिए। ठीक है, when n is a positive integer and therefore two field or frame should we have। तो देखिए हम लोग क्या जानते हैं कि एक फ्रेम में दो फील्ड कंटेंट होता है। क्यों, क्योंकि एक फ्रेम को हम लोग दो फील्ड में डिवाइड कर रहे थे। तो दो फील्ड से इंटू कर देंगे, तो फील्ड में अगर 2 से इंटू कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, 1 फ्रेम के बराबर हो जाएगा। तो फील्ड बराबर अभी भी हम लोगों ने क्या लिया, n+1/2 लिया। तो 2 इंटू ये किए तो क्या हो गया, 2n+1 आ गया। तो देखिए n तो हमारा इंटीजर है, इससे 2 में इंटू होगा तो क्या आएगा हमारा, 2 से किसी में भी इंटू कीजिएगा, 6 है तो इसमें 2 से इंटू कीजिएगा तो क्या आएगा, 12 आ जाएगा। 7 है, n के जगह पे 7 अगर ले लिया जाए, 2 से इंटू किएगा तो कितना आएगा, 14 आएगा। कहने का मतलब ना 31 इंटू 2 कीजिएगा तो कितना आएगा, 62। n का वैल्यू कुछ भी आप रखिए, उसमें 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो वो क्या आएगा, एक इवन नंबर ही आएगा, इवन नंबर ही आएगा। और इस इवन वाला नंबर जो आएगा उसके साथ अगर 1 प्लस में कर दीजिएगा तो वो हमारा क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा। तो यही कारण है कि आपका क्या है कि ये जो हमारा स्कैनिंग लाइन होता है वो क्या होता है, हमेशा ऑड होता है। तो सो ऑलवेज स्कैनिंग लाइन आर ऑड। इसमें मैंने 2-3 आपको बताए थे कि वीवीआई ऑब्जेक्टिव है जो कि हमेशा एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। क्या, तो अमेरिका का स्कैनिंग लाइन कितना होता है, तो 525 होता है। इसमें फ्रेम कितना होता है, तो 30 फ्रेम पर सेकेंड होता है। तो फील्ड कितना हो जाएगा, 30 में 2 से इंटू कर दीजिए, 60 फील्ड पर सेकेंड हो जाएगा। इंडिया वाला में 625 लाइन होता है स्कैनिंग लाइन, 25 फ्रेम पर सेकेंड होता है और 50 फील्ड पर सेकेंड होता है। तो ये वीवीआई थे, तो इसको आप लोग कवर कर लीजिएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा स्कैनिंग लाइन ऑलवेज ऑड क्यों होता है, इसका ये आंसर हो गया। ठीक है, तो चलिए ये आज से हम लोग देखेंगे ग्रुप सी के बारे में। ग्रुप सी में जो आपका एग्जाम के पहले टेलीविजन इंजीनियरिंग का जो एग्जाम हुआ उसमें ग्रुप सी में क्या क्वेश्चन आया और उसको कैसे हैंडल करना है, कैसे डिटेल करना है, कैसे उसको कंटेन करना है, उसके बारे में जानेंगे। तो आज के वीडियो में भी एक आपको दिया जाएगा क्वेश्चन, तो उस क्वेश्चन को आप लोग आंसर जरूर बताइएगा। तो आज का क्वेश्चन क्या है, तो आज का क्वेश्चन है कि हम लोग क्या करते हैं इंडियन टेलीविजन सिस्टम में साउंड वाले सिग्नल को, साउंड वाले सिग्नल को किससे, साउंड वाले सिग्नल को क्या करते हैं, तो साउंड वाले सिग्नल को हम लोग एम मॉड्यूलेटेड करते हैं। कहने का मतलब नहीं, इंडियन टेलीविजन सिस्टम में, इंडियन टेलीविजन सिस्टम में
साउंड वाले सिग्नल के लिए, साउंड सिग्नल के लिए, इसको प्रोपोगेट करने के लिए, इसको सेंड करने के लिए एफएम टेक्निक का यूज किया जाता है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन टेक्निक का यूज किया जाता है। ऐसा क्यों? तो इसका क्वेश्चन का आंसर जिनको भी पता है वो कमेंट करके बताएं, उनका फिर से अगले दिन आपको इसी तरह से नाम लिया जाएगा, ठीक है। तो आपके अंदर में देखिए, ये क्वेश्चन का आंसर वो स्टूडेंट नहीं दे सकते हैं जो कि कभी पढ़ाई नहीं किए हैं, मतलब कि कभी कहीं से कुछ देखे नहीं है, रेगुलर पढ़ाई नहीं किए हैं। ये कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है, इसको वही आंसर दे सकते हैं जो कि पढ़े हैं, जो जाने हैं, जो देखे हैं, समझे हैं इस टॉपिक के बारे में। जैसे इंटरलैस स्कैनिंग के बारे में इन्होंने पढ़ा होगा तो उनको वहां पे ये चीजें बताया गया है। मैंने भी जब पढ़ाया था इंटरलैस स्कैनिंग तो उसमें भी मैंने बताया है कि ये ऑड क्यों होता है। तो टेलीविजन इंजीनियरिंग का ये क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चंस हैं, तो इसका जवाब आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग ग्रुप सी के सॉल्यूशन में आते हैं। ग्रुप सी के सॉल्यूशन में क्या क्या है इसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, ड्रा द ब्लॉक डायग्राम ऑफ पाल इनकोडर। अब देखिए पाल इनकोडर क्या होता है, पाल क्या होता है? तो टेलीविजन सिस्टम में, इंडियन टेलीविजन सिस्टम में कलर टेलीविजन के ट्रांसमिशन के लिए, कलर टेलीविजन के ट्रांसमिशन के लिए जो सिस्टम यूज किया जाता है वो क्या यूज किया जाता है? पाल सिस्टम यूज किया जाता है। पाल सिस्टम यूज किया जाता है। तो इसी पाल फेज अल्टरनेट लाइन, पाल का फुल फॉर्म हमेशा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। पाल का फुल फॉर्म हमेशा ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, इसका ध्यान रखिएगा। फेज अल्टरनेटिंग लाइन, ठीक है। तो पाल सिस्टम के बारे में बताया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। पाल, सेकेम और इंडिया का जो है आपका इंडियन यूरोपियन टेलीविजन सिस्टम, तो ये तीनों में डिफरेंस बताया हुआ, वहां पे पाल के बारे में बहुत कुछ बताया हुआ है, तो उसको आप लोग देख सकते हैं वीडियो में, प्लेलिस्ट में, टेलीविजन के प्लेलिस्ट में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद इसी के और में है कि व्हाई इज नेगेटिव एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन इज प्रीफर्ड ओवर पॉजिटिव मॉड्यूलेशन। देखिए ये क्वेश्चन पहले वाले ओल्ड सिलेबस से है, तो ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, तो इसको आप लोग रहने ही दीजिए। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन से आपको पूछा नहीं जाएगा, तो इसके बारे में ऐसे आप लोग को मैं बता दूं कि जो हमारा नेगेटिव एम्पलीट्यूड, यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्या आएगा, तो हमें एक ऑब्जेक्टिव आता है कि इंडियन वाला जो टेलीविजन सिस्टम है उसमें किस तरह का मॉड्यूलेशन का यूज किया जाता है। तो यहाँ से ये वीवीआई ऑब्जेक्टिव के तौर पे याद रखिएगा कि हम लोग हमेशा किसका यूज करते हैं, तो नेगेटिव एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का, एएम मॉड्यूलेशन का। आप लोग अगर सेकेम, पाल और इंडिया एनटीएससी के बीच में देखिएगा डिफरेंस जो मैंने बताया उसमें इसका जिक्र किया हुआ है, तो ये वीवीआई ऑब्जेक्टिव के तौर पे इसको आप लोग याद रखिएगा। फिर इसी के और में कि ड्रा द ब्लॉक डायग्राम ऑफ रिमोट कंट्रोल एंड एक्सप्लेन इट्स वर्किंग। तो देखिए दोस्तों, हम लोग रिमोट कंट्रोल से क्वेश्चन से यहाँ क्या क्या बनते थे, रिमोट कंट्रोल का ये ब्लॉक डायग्राम पूछ दिया। तो हम लोग जानते हैं कि ब्लॉक डायग्राम मैंने बताया रिमोट कंट्रोल वाले में, देखिएगा सेक्शन में आपको बताया गया ब्लॉक डायग्राम बना करके। क्या होता है, एक हमारा हैंड हेल्ड डिवाइस होता है रिमोट कंट्रोल, जिसको हम लोग अपने हाथों से ऑपरेट करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है देखिएगा, तो एक एलईडी लगा हुआ रहता है। क्या लगा हुआ रहता है? एलईडी लगा हुआ रहता है। इस एलईडी के मदद से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से जो भी बटन प्रेस करते हैं वो सिग्नल इंफ्रारेड में जाता है, और वो जो आपका रिसीवर है, रिसीवर में एक लगा हुआ रहता है फोटो डिटेक्टर, फोटो डिटेक्टर। वो इस एलईडी से जो ट्रांसमिट हुआ सिग्नल इंफ्रारेड में वो उसको डिटेक्ट करता है। डिटेक्ट करने के बाद जिस भी टेक्निक का मतलब कि हमने यहाँ पे वॉल्यूम इंक्रीज करने का बटन क्लिक किया, तो इसमें लगा हुआ रहता है ये डिटेक्टर है, जो कि इस वाले लाइट सिग्नल को ये क्या करेगा, डिटेक्ट करने का काम करेगा। डिटेक्ट करने के बाद इसको माइक्रो कंट्रोलर को देता है। माइक्रो कंट्रोलर क्या करता है, उस वाले कोड को डिकोड करता है। डिकोड करने के बाद उसके अनुसार वो पल्स जनरेट करता है, और उसके अकॉर्डिंग वो जो हमारा रिसीवर है वो वर्क करता है। जो हमारा रिसीवर होता है उसमें जो आपका सेटअप बॉक्स होता है वो उसके अनुसार वो वर्क कर पाता है। तो इस तरह से एक बेसिकली इसमें बना हुआ है आपका ब्लॉक डायग्राम वगैरह सब बना करके डिटेल में इसकी जानकारी दी गई है, तो आप लोग उसको देख सकते हैं। टेलीविजन इंजीनियरिंग के प्लेलिस्ट में आपको इसका पूरा डिटेल उसको बताया हुआ है।
इसी के और में क्वेश्चन है एनटीएससी पाल सेकंड सिस्टम के बारे में डिस्कस करने के लिए। तो देखिए ये बताया हुआ है, मैंने पहले भी बताया, फिर से बता रहा हूं कि एनटीएससी हमेशा पूछा जाता है पाल और सेकम, इन तीनों के बीच में डिफरेंस हमेशा आता है। ठीक है, तो इन दिनों का डिफरेंस दिया हुआ है और इसके जो पर्टिकुलर पॉइंट दिए गए हैं, जैसे इसमें कितने नंबर ऑफ लाइन स्कैनिंग होते हैं, कौन सा पॉजिटिव के लिए कौन सा मॉड्यूलेशन यूज किया जाता है, साउंड वाले के लिए, वीडियो वाले के लिए, ये सारा एक आपका वीवीआई ऑब्जेक्टिव भी है, तो इसका आप लोग ध्यान जरूर रखिएगा। ठीक है, तो ये आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वहां से आप लोग इसको देख करके इसको समझ सकते हैं। देखिए अब यहाँ पे 3 कैमरा ट्यूब था मोनोक्रोम में, एक इमेज ऑर्थोकोन, प्लम्बिकोन और वीडिकोन। तो देखिए इमेज ऑर्थोकोन का हमेशा पूछा जाता है, इमेज ऑर्थोकोन का कंस्ट्रक्शन हमेशा पूछा जाता है, उसका कंस्ट्रक्शन और वर्किंग प्रिंसिपल पूछा जाता है। तो मैंने एक वीडियो बना करके आपको उसका बताया है, इमेज ऑर्थोकोन का कंस्ट्रक्शन और उसके वर्किंग प्रोसेस का, तो उसको आप लोग देख सकते हैं और देखने के बाद उसको समझ सकते हैं आसानी वे में, तो उससे आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद आप व्हाट इज द ग्रासमैन्स लॉ, ग्रासमैन्स लॉ क्या होता है, तो ग्रासमैन्स लॉ हम लोगों ने पढ़ा है। ग्रासमैन्स लॉ एक महोदय का नाम है, मतलब एक साइंटिस्ट का नाम है, जिन्होंने GVR करके एक रेशियो दिया था, प्लस करके ऐसा कुछ करके सिंबल होगा 0.33 करके और कुछ होगा इनका, ये सारा जोड़ करके ऐड करके कितना आता है 1 आता है, 1 आता है। तो ये वाला जो आपका है, यही फार्मूला जो है, यही इक्वेशन है, वो क्या कहलाता है ग्रासमैन्स लॉ। ठीक है, यही इक्वेशन आपका क्या कहलाता है ग्रासमैन्स लॉ, वो आप देख लीजिएगा। ग्रासमैन्स लॉ का एक आपका सीरियल वे में बना हुआ है, प्लेलिस्ट में आप देखिएगा ग्रासमैन्स लॉ, तो वहां से उसको आप लोग देख करके समझ सकते हैं कि ग्रासमैन्स लॉ क्या है और इस इक्वेशन में क्या है। तो ये 1 ल्यूमेन के बराबर हो जाता है, वही चीज इसमें डिस्क्राइब किया हुआ है। फिर है इसमें डिस्क्राइब द कंस्ट्रक्शन ऑफ वर्किंग ऑफ ए इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लायर। इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लायर क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लायर कैमरा का एक मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है, जो क्या करता है इलेक्ट्रॉन को, मतलब कि उसके वेलोसिटी को फास्ट कराता है। इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लायर में क्या होता है, बहुत सारे डायनोड होते हैं, कोल्ड एनोड को ही डायनोड के नाम से जाना जाता है। ये वीवीआई ऑब्जेक्टिव है, कोल्ड एनोड इज नोन एज डायोनेट। ठीक है, डायनोड के नाम से जाना जाता है, कोल्ड एनोड इज आल्सो नोन एज डायनोड, ये वीवीआई ऑब्जेक्टिव है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो देखिए यहां से मल्टीप्लायर क्या होता है, तो मल्टीप्लायर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसकी मदद से, एक ऐसा डिवाइस है जिसकी मदद से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के वेलोसिटी को इंक्रीज कराया जाता है, और इंक्रीज कराने पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी इंक्रीज करेगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करेगा, और इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करता है तो उसी के अकॉर्डिंग क्या हो जाता है, हमको इलेक्ट्रिसिटी, हम लोग क्या जानते हैं करंट का डिफिनेशन क्या है कि इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को ही क्या कहते हैं, करंट कहते हैं। तो इसी प्रकार से हम लोग कैमरा ट्यूब में जो हमारा इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है आपका स्कैनिंग के बाद, इलेक्ट्रॉन बीम से जो इलेक्ट्रॉन जनरेट होता है, उसके स्कैनिंग के बाद ये जो प्लेट हो रहा था, टारगेट प्लेट, उसको स्कैनिंग करने के बाद जो हमारा इलेक्ट्रॉन, पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन बचता है, वो मूवमेंट करके कहां जाता है, तो इसी इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लायर को जाता है, इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लायर को जाता है, जिसमें डायनोड लगे हुए रहते हैं, अलग अलग पोटेंशियल पे ये होते हैं, सक्सेसिव इंक्रीजिंग कंडीशन में ये पोटेंशियल होते हैं, ये इसको जाता है, ये इससे इसको जाता है, इस तरह से क्या होता है, ये क्या होता है, रनिंग करने लगता है, इलेक्ट्रॉन जो है वो मूवमेंट करने लगता है ग्रेटर वेलोसिटी से, और जब इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है तो उससे हमें करंट का पता चल जाता है कि कितना करंट है। तो इस तरह से कोई कैमरा ट्यूब से क्या होता है कि करंट निकलने लगता है, कहने का मतलब वो जो ऑप्टिकल सिग्नल है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट हो पाता है। तो इसके बारे में भी, इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लायर के बारे में भी आपको वीडियो में प्लेलिस्ट में एकदम पूरा डिटेल में बताया हुआ है, तो आप उससे आप लोग देख सकते हैं। ये हमेशा 6 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आप देखोगे तो इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लायर हमेशा पूछा गया है, तो इसको आप लोग जरूर ध्यान दे दीजिएगा और उसको कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज इंटरलैस स्कैनिंग। देखिए इंटरलैस स्कैनिंग में क्या किया जाता है, तो इंटरलैस स्कैनिंग लाया गया था फ्लिकर को हटाने के लिए। फ्लिकर क्या होता है, फ्लिकर को कैसे इंटरलैस स्कैनिंग के द्वारा
रिमूव किया जाता है, ये सारा पूरा डिटेल जानकारी में बताया हुआ है, हर एक पार्ट में पार्ट करके बताया हुआ है। आप लोग फ्लिकर वाला वीडियो देख सकते हैं। वो आपको कहाँ मिलेगा, तो आपको वीडियो टेलीविजन के प्लेलिस्ट में ही मिलेगा, जो कि इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो देख लीजिएगा आप लोग। फ्लिकर में क्या होता था, तो फ्लिकर एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, एक फ्रेम को दो फील्ड में डिवाइड कर देते हैं, दो फील्ड में डिवाइड करके उसको दो बार में करके स्कैनिंग करते हैं, और स्कैनिंग करने के बाद फिर से उसको इक्वलाइजिंग पल्स से एक साथ ऐड कर देते हैं। वो सारा कुछ वहां पे डिटेल में बताया गया है कि कैसे एक फ्रेम दो फील्ड में डिवाइड होता है, उसके बाद इक्वलाइजिंग पल्स के द्वारा ऐड होता है। तो उसको आप लोग देख लीजिएगा इंटरलैस स्कैनिंग वाले में। फिर उसके बाद है ट्यूनर के बारे में। तो ट्यूनर के बारे में आपको ग्रुप डी वाले सेक्शन में भी मैंने बताया था कि ट्यूनर का क्या काम है। तो जो हमारा टीवी रिसीवर होता है उसमें एक ट्यूनर होता है, उसमें मैंने बताया था एक VHF ट्यूनर होता है, एक UHF ट्यूनर होता है। अब टेलीविजन का जो ट्रांसमिटिंग वाला है वो फ्रीक्वेंसी कितना है उसके अकॉर्डिंग इसका यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये फ्रीक्वेंसी पे रेंज पे डिपेंड है कि VHF का फ्रीक्वेंसी रेंज कितना है, UHF का कितना है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग ट्यूनर का सिलेक्शन करते हैं। तो दो प्रकार के ट्यूनर होते हैं, VHF ट्यूनर और एक UHF ट्यूनर। UHF का पूरा नाम अपर हाई फ्रीक्वेंसी, वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो इसका फ्रीक्वेंसी रेंज होता है, जो कि मैंने टेलीविजन इंजीनियरिंग में नहीं, रेडियो एंड टेलीकम्युनिकेशन वाले में वेव प्रोपगेशन के फर्स्ट वाले लेक्चर में मैंने बताया आप लोगों को। तो यहां से देखिए ये फ्रीक्वेंसी रेंज, इन दोनों का फ्रीक्वेंसी रेंज हमेशा आ जाता है VBI ऑब्जेक्टिव में, टीवी में भी और रेडियो में भी, तो इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। फिर है उसके बाद अगला क्वेश्चन है एस्पेक्ट रेशियो। एस्पेक्ट रेशियो के बारे में उस दिन भी ऑब्जेक्टिव में हम लोगों ने देखा था, W/H बराबर क्या था, तो आपका 4/3 था, ठीक है। तो क्या होता है टेलीविजन में कोई भी स्क्रीन, मैंने बताया है कि अगर स्क्रीन का लेंथ दिया हुआ है तो वो क्या दिया हुआ है, डायगोनल दिया हुआ। ये हुआ स्क्रीन लेंथ, ये 53 सेंटीमीटर दिया हुआ है क्वेश्चन में, और बोल रहा है कि इसका हाइट और विड्थ क्या होगा। तो रेशियो हमको हाइट और विड्थ का पता है, विड्थ और हाइट का पता है, 4/3 होता है, और ये 53 दिया हुआ है तो ये 4x हो जाएगा, हाइट है ना, हाँ। ये हो गया विड्थ 4x और ये 3x, ये 3x है, ये 4x है, और ये 53 सेंटीमीटर। तो इसके हेल्प से आप लोग ये नहीं निकाल सकते हैं कि ये x का वैल्यू निकल जाएगा पाइथागोरस प्रमेय के हेल्प से। मैंने इसको डिटेल में बताया भी है एस्पेक्ट रेशियो पिक्चर एनालिसिस एंड सिंथेसिस वाले वीडियो लेक्चर में, तो उसको आप लोग देख सकते हैं वहां से। एक्सेप्ट रेशियो से जो हमारा एक्सेप्ट रेशियो क्या है, WHY, विड्थ y, हाइट 4/3। तो यहाँ से देखिए मैंने बताया था कि लेंथ ऑफ टीवी स्क्रीन अगर दिया हुआ है तो वो क्या दिया हुआ है, तो वो आपका डायगोनल, टीवी का डायगोनल दिया हुआ था, यहाँ पे 53 सेंटीमीटर दिया हुआ। तो इसके रेशियो से ये देखिए विड्थ को अगर हम 4x ले लेंगे, इसको 3x ले लेंगे, तो इसके हेल्प से पाइथागोरस प्रमेय से ये सोल्व हो जाएगा, x का वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगा, और x के वैल्यू कैलकुलेट होने से 4x का वैल्यू निकाल लेंगे और 3x का, इससे क्या हो जाएगा, हाइट और विड्थ का वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगा। ये मैंने बताया टीवी के प्लेलिस्ट में, आपको पिक्चर एनालिसिस एंड सिंथेसिस वाले वीडियो में आपको ये मिल जाएगा, एस्पेक्ट रेशियो से रिलेटेड क्वेश्चंस, ठीक है। तो उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच एंटीना इज यूज्ड इन ट्रांसमिशन सिग्नल इन टीवी, एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन एंड फंक्शन। देखिए ट्रांसमिशन में और रिसेप्शन में दो तरह के एंटीना यूज होते हैं। तो ट्रांसमिशन कह रहा है, तो जो हमारा ट्रांसमिटिंग एंटीना होता है टीवी में वो क्या होता है, टर्न स्टाइल, ठीक है। और रिसेप्शन में जो रिसीविंग एंटीना होता है वो क्या होता है, यागी यूटा एंटीना। तो देखिए आप टीवी के प्लेलिस्ट में जाइएगा तो आपको मिलेगा एक वीडियो, नाम है क्या, तो टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग पार्ट 2। उस वीडियो का नाम है टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग पार्ट 2। उसमें आपको टर्न स्टाइल और यागी यूटा एंटीना के बारे में मिल जाएगा। यहां से एक और क्वेश्चन बनता है, एंटीना पे फ्रीक्वेंसी का क्या इफेक्ट पड़ता है, तो वो उसका भी सॉल्यूशन उसमें दिया हुआ है। तो उस वाले लेक्चर को आप लोग देख सकते हैं, टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग पार्ट 2 वाले वीडियो में देख लीजिएगा, ठीक है। उसमें फिर नेक्स्ट है, ड्रा द ब्लॉक डायग्राम ऑफ टीवी ट्रांसमीटर एंड ब्रीफली एक्सप्लेन फंक्शन वेरियस स्टेज। तो लेक्चर नंबर 3 आप देख लीजिएगा टेलीविजन ट्रांसमीटर का, उसमें बना हुआ है। लेक्चर नंबर 3 नहीं, लेक्चर नंबर 2 में देखिएगा तो टेलीविजन ट्रांसमीटर का है, और लेक्चर नंबर 3 देखिएगा टेलीविजन इंजीनियरिंग का, तो इसमें है टेलीविजन रिसीवर का। तो उसमें पूरा ब्लॉक डायग्राम के साथ हर एक सेक्शन को क्लियर वे में
आपको डिस्क्राइब किया हुआ है। तो ये दोनों देख सकते हैं लेक्चर नंबर 3 रिसीवर के लिए और लेक्चर नंबर 2 ट्रांसमीटर के लिए। तो मोनोक्रोम टीवी रिसीवर और ट्रांसमीटर दोनों का इसमें दिया हुआ है, ठीक है। फिर है व्हाट इज द कंपैक्टिबिलिटी। तो कंपैक्टिबिलिटी मैंने आपको कलर टेलीविजन सिस्टम के फर्स्ट लेक्चर में ही बताया था, जो कि आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा कंपैक्टिबिलिटी से रिलेटेड वीडियो। और उसमें कंपैक्टिबिलिटी क्या होता है, तो कोई अगर कलर वाला ट्रांसमीटर है, ट्रांसमीटर कैसा है, कलर वाला, रिसीवर कैसा है, तो मोनोक्रोम। मोनोक्रोम करने का मतलब ब्लैक एंड व्हाइट। तो कलर वाला ट्रांसमीटर और मोनोक्रोम अगर रिसीव कर रहा है तो इसको कहते हैं क्या, कंपैक्टिबिलिटी, ठीक है। कलर वाला ट्रांसमीटर से मोनोक्रोम टीवी सिग्नल देखते हैं हम लोग ब्लैक एंड व्हाइट में देख पाते हैं, कलर वाला सिग्नल को भी ब्लैक एंड व्हाइट में ही देखेंगे। क्यों, क्योंकि ब्लैक एंड व्हाइट है इसलिए ब्लैक एंड व्हाइट में देखेंगे। और यही हमारा क्या कहलाता है, कंपैक्टिबिलिटी, यही हमारा कंपैक्टिबिलिटी। फिर अब अगर ट्रांसमीटर क्या हो जाए, मोनोक्रोम हो जाए, ट्रांसमीटर मोनोक्रोम वाला है और उसको हम लोग कलर वाले पे देख लेंगे, तो ये इसी प्रोसेस को कहते हैं रिवर्स कंपैक्टिबिलिटी। तो कंपैक्टिबिलिटी में क्या होता है कि बिना किसी एक्सटर्नल सर्किट लगाए हुए, उस टीवी रिसीवर के इंटरनल सर्किट में कोई चेंजिंग किए हुए, हम लोग कलर ट्रांसमीटर वाले सिग्नल को मोनोक्रोम टेलीविजन पे और मोनोक्रोम ट्रांसमीटर वाले सिग्नल को कलर टेलीविजन पे देख पाते हैं। देखिए हम लोग कलर टेलीविजन पे पुराना जमाना वाला जब हम लोग कोई फिल्म वगैरह देखते हैं, जैसे सत्य हरिश्चंद्र, राजा सत्य हरिश्चंद्र, या फिर कोई और पुरानी मूवी लैला मजनू वगैरह सब, तो वो कलर वाले टेलीविजन पे भी कैसा दिखाई देता है, ब्लैक एंड व्हाइट ही देख पाते हैं। तो यही है हमारा कंपैक्टिबिलिटी। उसके बारे में डिटेल में बताया हुआ है, आप लोग कंपैक्टिबिलिटी वाले वीडियो में इसको देख सकते हैं। उसके बाद है राइट द शॉर्ट नोट ऑफ एनी टू ऑफ द फॉलोइंग। तो बूस्टर एम्पलीफायर, बूस्टर एम्पलीफायर फर्स्ट में है बूस्टर एम्पलीफायर। बूस्टर एम्पलीफायर के बारे में बताया था कि वैसा फ्रिंज एरिया, बूस्टर एम्पलीफायर के बारे में मैंने बताया था कि वैसा फ्रिंज एरिया जहां पे हमारा क्या होता है, सिग्नल सही से नहीं पहुंच पाता है, सिग्नल सही से नहीं पहुंच पाता है। देखिए बूस्टर एम्पलीफायर ये है हमारा, क्या किया जाता है, वैसा इलाका जहां पे नेटवर्क का प्रॉब्लम है, जहां पे सिग्नल नहीं आ पाता है। तो क्या होता है कि फिगर तो ना तो सही से दिखाई देता है, ना ही साउंड सही से सुनाई दे पाता है। तो वैसे इलाके में हम लोग क्या करते हैं, बूस्टर एम्पलीफायर का यूज करते हैं। उसको हम लोग ट्रांसमिटिंग एंटीना, रिसीविंग एंटीना के बाद एक बूस्टर एम्पलीफायर को लगा दिया जाता है, बूस्टर एम्पलीफायर को लगा दिया जाता है। और उसके बाद वो क्या करता है कि उस वाले जो लो सिग्नल वो कैच कर पा रहा है उसको एम्पलीफाई करता है, एम्पलीफाई करने के बाद उसको उस लेवल तक एम्पलीफाई करता है जिस लेवल तक हमको टेलीविजन को चाहिए। उसके पहले एक बूस्टर कंट्रोलर लगा हुआ रहता है जो इसके कंट्रोलिंग का काम करता है। तो इसको भी डिटेल में आपको बताया हुआ है बूस्टर एम्पलीफायर के बारे में, आप लोग प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। उसके बाद है रिजोल्यूशन, रिजोल्यूशन से रिलेटेड मेरे को बताया हुआ है, उसमें एक एस एंड डी करके है, व्यूइंग डिस्टेंस, और एक दो एलिमेंट के बीच के डिस्टेंस को स्पेसिफिक डिस्टेंस कहते हैं। एस वाई डी करके एक फॉर्मूला है, इस पे वेस्ट न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है रिजोल्यूशन से रिलेटेड, तो वो आपको बताया हुआ है, वो आप वहां से देख सकते हैं, रिजोल्यूशन वाले वीडियो में आपको डिटेल से बताया हुआ है। फिर है फ्लिकर, फ्लिकर के बारे में अभी भी मैंने बताया कि फ्लिकर को हटाने के लिए ही इंटरलैस स्कैनिंग का यूज करते हैं, तो उसमें आपको मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद है गामा करेक्शन, गामा करेक्शन हमारा क्यों जरूरी है ये भी आपको कलर टेलीविजन वाले में मैंने बताया है। गामा करेक्शन का इफेक्ट गामा को करेक्ट कर दिया जाता है, जिसके कारण से कलर टेलीविजन में इसका इफेक्ट नहीं पड़ पाता है, तो वो भी बताया है। तो ये सब वीवीआई पॉइंट है। घोस्ट इफेक्ट के बारे में मैंने बताया है। ये से देखिए मेरा ये परछाई आपको नजर आ रहा होगा, नहीं दिख रहा, ये देखिए, अब देखिए, ये देखिए मेरा हाथ का पीछे एक परछाई बन रहा है। तो कैमरा से जब फोटो लेते हैं तो उस परछाई वाले का भी फोटो ले लिया जाता है, तो इसी को कहते हैं घोस्ट इफेक्ट। इन कलर मतलब कैमरा ट्यूब में इसी को कहते हैं घोस्ट इफेक्ट। फिर उसके बाद है इमेज लैग, इमेज लैग के बारे में हम लोगों ने ग्रुप बी में डिस्कस किया। तो ये सारे क्वेश्चंस हैं जिसका मैं फिर से एक बार मैं बताना चाहता हूं आपको कि टेलीविजन इंजीनियरिंग के प्लेलिस्ट में जितने सारे भी वीडियो हैं वो आपके ही सिलेबस के अकॉर्डिंग वीवीआई क्वेश्चंस हैं, वीवीआई क्वेश्चंस का सॉल्यूशन है। हर एक यूनिट वाइज, हर एक यूनिट से क्या क्या आपका वीवीआई क्वेश्चंस बनता है उसी का सॉल्यूशन है। टोटल नंबर ऑफ वीडियो जो 29 है, 29 है। हर एक वीडियो 20 से 25 मिनट का है। कुछ कुछ वीडियो तो आपको 5 से 10 मिनट या 15 मिनट के बीच में भी मिलेगा। तो आपके काम है कि आप सुबह शाम, सुबह करके किसी भी तरह से अगर डेली एक दो वीडियो भी अगर आप देखिएगा
तो आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए मैं आप लोगों से ओवरऑल यही कहना चाहूंगा कि टेलीविजन इंजीनियरिंग से रिलेटेड जितने भी यूनिट वाइज आपके वीवीआई क्वेश्चंस थे, वहां से कौन से ऑब्जेक्टिव बनते थे, वो सारा आपको टीवी टेलीविजन के प्ले लिस्ट में दिया हुआ है। A to Z क्वेश्चन आपको मैंने बताया है, उसके वीवीआई ऑब्जेक्टिव बताए हैं, और उसके सॉल्यूशन जो हमारा 4 नंबर 6 नंबर में जो भी उस यूनिट से क्वेश्चन बनता है उसका सॉल्यूशन मैंने बताया है। टोटल वीडियो 29 है। तो आपका काम है कि इसको आप लोग कैसे हैंडल करते हैं। अभी एग्जाम में 10 से 15 दिन का समय बच चुका है, तो इसमें आप लोग क्या कीजिए कि सुबह शाम अपना टाइम एडजस्ट करके, जब भी आपको 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट का टाइम निकाल करके आप ये वीडियो कंप्लीट देख लीजिए। इससे आपको क्या होगा कि आपको सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। आपको इस तरह से मैंने बताया है कि आप अगर एक बार देख लोगे तो वो आपके माइंड में सेट हो जाएगा। अगर इसका पीडीएफ आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप में होंगे तो वहां से आप लोग पीडीएफ आपको डाउनलोड कर सकते हैं, और नहीं तो फिर आपको किसी भी तरह का परेशानी होता है तो आप कमेंट करके बताएं, उसका मैं सोल्यूशन आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए आइए फिर से आज का एक और क्वेश्चन है। इसके पहले भी मैंने क्वेश्चन दिया कि साउंड का यूज क्यों किया जाता है टेलीविजन रिसेप्शन में, साउंड वाले में एफएम टेक्निक का यूज क्यों किया जाता है वो। और एक और क्वेश्चन है कि व्हिच इंस्ट्रूमेंट आर यूज्ड इन टेलीविजन सर्विसिंग, जो हमारा टेलीविजन का सर्विसिंग किया जाता है उसमें कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है। ये भी क्वेश्चन वीवीआई क्वेश्चन है, हमेशा 4 नंबर में ये पूछा गया है। तो वो पिछला क्वेश्चन भी कि एफएम क्यों यूज करते हैं साउंड के ट्रांसमिशन के लिए, वो भी क्वेश्चन हमेशा आपका 6 नंबर में पूछा गया है। तो इन दोनों का आंसर दीजिए कमेंट करके। फिर से आपको नेक्स्ट वीडियो में जब हम मिलेंगे तो वो जो आंसर दीजिएगा उनका नाम रहेगा। और आप लोगों को एक और बात बता दूं कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। और नेक्स्ट वीडियो में अब मिलेंगे हम लोग मेजरमेंट 2 के ऑब्जेक्टिव के सॉल्यूशन के साथ। तो बने रहिए तब पॉलिटेक्निक क्लासेस के साथ और भी ज्यादा अपडेट के लिए।